स्कूल का वो दिन याद है जब टीचर कुछ पढ़ा रही थीं और दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा था। बिल्कुल। खिड़की के बाहर क्या हो रहा है या बस घड़ी देख रहे हैं कि कब छुट्टी होगी। हाँ, हम में से ज्यादातर लोग ऐसी ही क्लासरूम में पढ़े हैं जिसे कुछ लोग मजाक में टॉकिंग स्कूल कहते हैं। मतलब बोलने वाला स्कूल। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ ज्ञान बस एक तरफ से बहता है, टीचर के मुंह से निकलकर हमारे कानों तक, और उम्मीद की जाती है कि हम उसे किसी स्पंज की तरह सोख लेंगे। आज हम जिस विषय की चीर फाड़ करने वाले हैं वो इसी पुराने तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हमारे पास शिव नारायण के लिखे 2 शोध लेख हैं जो एक बड़ा दमदार आइडिया सामने रखते हैं। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको दे दे, बल्कि ये वो है जो आप अपने दिमाग में खुद बनाते हैं। बिल्कुल, ईंट दर ईंट। ये लेख लर्नोग्राफी और तक्षशिला न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर बने हैं। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है, और उस समझ के आधार पर एक क्लासरूम को मतलब नए सिरे से कैसे डिजाइन किया जा सकता है। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये सीखने की पूरी परिभाषा को बदलने की एक कोशिश है। मतलब हम निष्क्रिय श्रोता से आगे बढ़कर अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं। जी, ये चर्चा उसी का एक ब्लूप्रिंट है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए तो फिर इस ब्लूप्रिंट को खोलना शुरू करते हैं। पहला लेख टॉकिंग स्कूल की इसी समस्या से शुरू होता है कि वहां बस जानकारी दी जाती है। लेकिन न्यूरोसाइंस यानी दिमाग का विज्ञान कहता है कि असली और टिकाऊ ज्ञान ऐसे नहीं बनता। ये निष्क्रिय सुनने से नहीं बल्कि सक्रिय न्यूरल इंटीग्रेशन से आता है। जी, ये न्यूरल इंटीग्रेशन क्या भला है? सुनने में तो बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपका दिमाग एक शहर जैसा है। अच्छा। जब आप सिर्फ सुनते हैं तो आप उस शहर के बारे में एक टूरिस्ट गाइड से सुन रहे होते हैं। आपको कुछ नाम और रास्ते याद रह जाते हैं। ठीक है। लेकिन न्यूरल इंटीग्रेशन का मतलब है उस शहर में खुद घूमना, गलियों को नापना, नए रास्ते खोजना और अपना खुद का नक्शा बनाना। वाह! आप जानकारी को सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि उसके अलग अलग हिस्सों को जोड़कर अपने दिमाग में एक स्थायी ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो यही लर्नोग्राफी का मूल सिद्धांत है। ज्ञान दिया नहीं जाता, उसका निर्माण किया जाता है। बिल्कुल। वाह! मतलब रट्टा मारने और असल में समझने के बीच का दिमागी फर्क यही है। हाँ, एक में आप किसी और का दिया नक्शा याद कर रही हैं और दूसरे में आप खुद नक्शे बना रही हैं। तो इस नक्शे को बनाने में दिमाग के कौन से हिस्से हमारी मदद करते हैं? बिल्कुल। लेख 4 प्रमुख खिलाड़ियों पर रोशनी डालता है। सबसे पहला और सबसे दिलचस्प है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। हाँ, लेख में इसे एक मजेदार नाम दिया गया है, हिप्पोकम्पास। हिप्पोकैम्पस जैसे दिशा बताने वाला कोई कंपस, ठीक वैसा ही। ये हमारे दिमाग का कह सकते हैं गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स। जी, ये अलग अलग जानकारियों, परिभाषाओं और विचारों के बीच रिश्ते बनाता है और उन्हें एक नक्शे पर जमाता है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे जब हम समझते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सिर्फ सेब के गिरने के बारे में नहीं है बल्कि ग्रहों की चाल से भी जुड़ा है, तो हमारा हिप्पोकैम्पस ही इन 2 अलग अलग जगहों के बीच एक पुल बना रहा होता है। अच्छा, तो ये कनेक्शन बनाने की बात हो रही है। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसे हम दिमाग का सीईओ कह सकते हैं। सीईओ। हाँ, यही हिस्सा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, मुश्किल फैसले लेता है और ये तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है। मतलब ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और क्यों पर फोकस करता है। बिल्कुल। जब कोई छात्र ये योजना बनाता है कि किसी प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना है, कौन से कदम पहले उठाने हैं, तो असल में उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा होता है। सीईओ, ये सही एनालॉजी है। तो हमारे पास एक मैप मेकर और एक सीईओ हो गया। बाकी 2 कौन है? तीसरा है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, इसका काम है मोटर एनकोडिंग। आसान भाषा में कहें तो ये हिस्सा तब जागता है जब हम कुछ करते हैं, जैसे लिखना, चित्र बनाना या किसी मॉडल पर काम करना। सही, ये करके सीखने को दिमागी स्तर पर मजबूत करता है। यही वजह है कि सिर्फ सुनने के बजाय जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें ज्यादा याद रहता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब क्लास में लिखने या ड्राइंग करने को सिर्फ एक गतिविधि नहीं समझना चाहिए, ये तो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और चौथा खिलाड़ी है सब्सटैंशिया नाइग्रा। सब्सटैंशिया नाइग्रा, ये हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम चलाता है। जब हम सक्रिय रूप से कुछ नया बनाते या खोजते हैं, कोई पहेली सुलझाते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है।
डोपामाइन। जी, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जी। और ये डोपामाइन हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है और याददाश्त को मजबूत करता है। और टॉकिंग स्कूल में ये रिवॉर्ड सिस्टम शायद ही कभी एक्टिवेट होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां सब कुछ बला बनाया परोस दिया जाता है। तो मतलब एक अच्छा सीखने का माहौल वो है जो हमारे दिमाग के गूगल मैप्स को, हमारे सीईओ को, हमारे कर के सीखने वाले हिस्से को और हमारे रिवॉर्ड सिस्टम, इन चारों को एक साथ काम पर लगा दे। बिल्कुल सही। अच्छा, लेख में 7 ज्ञान हस्तांतरण आयामों या 7 KT डायमेंशंस का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये किसी भी विषय के डीएनए को समझने का एक टूल किट है। इसे एक लिस्ट की तरह नहीं, एक सफर की तरह देखिए। एक सफर। जी, पहला कदम है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, यानी हम साफ साफ तय करते हैं कि ये चीज है क्या और क्या नहीं है। ठीक है। फिर फंक्शन मैट्रिक्स हम पूछते हैं, ठीक है, पर ये काम क्या आती है, इसका असल दुनिया में इस्तेमाल क्या है। तीसरा है ब्लॉक सॉल्वर। ये बहुत जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विचार को समझने या लागू करने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। मतलब ये पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहा है, सिर्फ थ्योरी नहीं। सही पकड़ा। चौथा हिप्पोकैम्पस है, जिसकी हमने बात की, यानी कनेक्शन बनाना। पांचवा है मॉड्यूल बिल्डर, यानी ज्ञान को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जी। छठा है टास्क फॉर्मेटर, जो हमें उस ज्ञान को इस्तेमाल करके कोई वास्तविक काम करने का तरीका बताता है। और सबसे दिलचस्प है सातवां, डार्क नॉलेज। हाँ। डार्क नॉलेज, ये क्या है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, नाम तो नाटकीय है। इसका मतलब है उन छिपे हुए पैटर्न और कनेक्शन को खोजना जो सतह पर दिखाई नहीं देते। रीडिंग बिटवीन द लाइंस जैसा कुछ। बिल्कुल। जब कोई छात्र इतिहास की किसी घटना को आज के राजनीतिक माहौल से जोड़कर देख पाता है, तो वो डार्क नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है। ये समझ की सबसे गहरी परत है। वाह! तो ये 7 आयाम सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये बुद्धि का निर्माण करते हैं। जी। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत दमदार लग रहे हैं, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये सब कागज पर तो बढ़िया है, पर जब 50 बच्चे क्लास में बैठे हों, तब ये सब कैसे लागू होगा? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। हाँ। और यहीं पर दूसरा लेख ब्रेन पेज क्लासरूम या हैप्पीनेस क्लासरूम का व्यवहारिक मॉडल पेश करता है। अच्छा। और ये पारंपरिक क्लासरूम से बिल्कुल अलग है। यहाँ सबसे पहले क्लास के ढांचे को ही बदल दिया जाता है। इसका मूल है 7x7+1 मॉडल। 7x7+1, ये कोई गणित का फॉर्मूला लग रहा है। ये क्लास को व्यवस्थित करने का फॉर्मूला है। सोचिए, 50 छात्रों की एक क्लास को 7 मिनिएचर स्कूलों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे स्कूल क्लास के अंदर। हाँ, हर मिनिएचर स्कूल में 7 छात्र होते हैं, तो हो गए 7 गुणा 7 यानी 49। और जो +1 है वो एक फेज सुपीरियर होता है। फेज सुपीरियर मतलब? एक थोड़ा उन्नत छात्र जो पूरी कक्षा के लीडर की तरह काम करता है। एक मिनट, मतलब छात्र ही एक दूसरे को सिखा रहे हैं और लीड कर रहे हैं, पर ये सुनने में थोड़ा मतलब अराजक नहीं लगता? ये एक बहुत वाजिब चिंता है, लेकिन ये सिस्टम अराजक नहीं बल्कि वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ शिक्षक की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। शिक्षक अब स्टेज पर खड़ा एक लेक्चरर नहीं है, वो एक टास्क मॉडरेटर बन जाता है। बिल्कुल। उसका काम है उन 7 KT आयामों के आधार पर हर ग्रुप के लिए काम डिजाइन करना। तो वो एक कोच की तरह हो गया जो अलग अलग टीमों को गाइड कर रहा है। एग्जैक्टली। और हर मिनिएचर स्कूल का नेतृत्व भी पहले से प्रशिक्षित मॉडल लर्नर्स करते हैं, जिनके पास सिस्टम मॉडरेटर, क्लास ऑपरेटर जैसी तय भूमिकाएं होती हैं। तो ये एक बहुत ही संगठित प्रणाली है। ये तो सीखने के साथ साथ जिम्मेदारी और लीडरशिप सिखाने का भी तरीका हो गया। जी। और ये सब 1 डे 1 बुक मॉडल के तहत होता है ना? इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है गहराई। इस मॉडल में हर दिन केवल एक ही स्रोत पाठ पर, जिसे ब्रेन पेज बुक कहा गया है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब 10 अलग अलग विषयों को थोड़ा थोड़ा छूने के बजाय एक विषय में गहरा उतरना। बिल्कुल। छात्र उसी दिन उस विषय से जुड़े ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं और फिर उसे क्लास के सामने प्रस्तुत भी करते हैं। और सिर्फ सामाजिक ढांचा ही नहीं, लेख कहता है कि क्लासरूम का फिजिकल लेआउट भी बदल जाता है। व्हाइट बोर्ड सिस्टम का कुछ जिक्र था। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भौतिक संरचना दिमागी संरचना को सहारा देती है। कैसे? क्लास में 7 मिनिएचर स्कूलों के लिए 7 अलग अलग व्हाइट बोर्ड होते हैं और टास्क मॉडरेटर के लिए एक सेंट्रल व्हाइट बोर्ड होता है। तो इसका मतलब यह है कि ज्ञान अब सिर्फ कॉपियों में नहीं, बल्कि क्लास की दीवारों पर,
सबके सामने बन रहा है। बिल्कुल। और ये स्थानिक वितरण यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन सीधे तौर पर हमारे हिप्पोकैम्पस को सक्रिय करता है। दिमाग के गूगल मैप्स वाले हिस्से को? जी। जब ज्ञान अलग अलग जगहों पर फैला होता है तो हमारा दिमाग उसे बेहतर तरीके से याद रखता है और उनके बीच कनेक्शन बना पाता है। अच्छा। ये SOTIM सिद्धांत से जुड़ता है, जिसका मतलब है स्पेस, ऑब्जेक्ट, टाइम, इंस्टेंस और मॉड्यूल। हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से जानकारी को इन्हीं पैमानों पर व्यवस्थित करता है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ें तो हमारे पास एक ऐसी प्रणाली है जो न्यूरोसाइंस को एक पूरी तरह से नई कक्षा संरचना और एक नए फिजिकल लेआउट से जोड़ती है। आपने बिल्कुल सही सिंथेसिस किया है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो यही संश्लेषण है। ये सूचना के हस्तांतरण से बुद्धि के निर्माण की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। टॉकिंग स्कूल छात्र को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानता है। इसके विपरीत ब्रेन पेज क्लासरूम छात्र को अपने ज्ञान का एक सक्रिय निर्माता मानता है, एक आर्किटेक्ट। और शायद इसीलिए इसे हैप्पीनेस क्लासरूम भी कहा गया है, क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, जब हम सिर्फ सुनते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। निश्चित रूप से इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि स्थायी हस्तांतरणीय ज्ञान का निर्माण करना है। ऐसा ज्ञान जिसे छात्र क्लासरूम से असल जिंदगी में ले जा सकें। जी, इस ज्ञान के स्तर को तक्षशिला स्तरों के माध्यम से मापा और बढ़ाया जा सकता है, जो बुनियादी समझ लेवल 0 से लेकर शोध संचालित निर्माण यानी लेवल 5 तक जाता है। ये तो सीखने की प्रक्रिया को एक गेम की तरह बना देता है। बिल्कुल, जहां आप लगातार नए लेवल अनलॉक कर रहे होते हैं। तो आज हमने सीखने के न्यूरोसाइंस से लेकर एक नए तरह के क्लासरूम के विस्तृत ब्लूप्रिंट तक की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे हिप्पोकैम्पस जैसे दिमागी सिद्धांत 7 छोटे-छोटे स्कूलों वाली एक वास्तविक कक्षा में बदल जाते हैं। बिल्कुल, और इन सब का मूल विचार वही है जिससे हमने शुरुआत की थी। ज्ञान दिया नहीं जाता, उसका निर्माण किया जाता है। और ये मॉडल उस निर्माण के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। इन स्रोतों में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। शिक्षकों को न्यूरल आर्किटेक्चर डिजाइनर और छात्रों को ज्ञान निर्माता बनने के लिए कहा गया है। जी। ये सीखने या सिखाने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर हम अपने सीखने के अनुभवों को केवल जानकारी का उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने दिमाग में न्यूरल संरचनाओं का निर्माण करने के लिए डिजाइन करें, तो हम कल से ऐसा क्या अलग कर सकते हैं? चाहे हम छात्र हों, शिक्षक हों या बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हों।